दो तीन बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि यह लड़ाई हमें लड़ते समय पूरे राजनीतिक, क्योंकि ये देखना जरूरी है कि हम सरकारें, संसद के दोनों सदन, जैसे 1964 में भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया कोठारी, सभी आप जानते हैं 2 साल की मेहनत के बाद उस कमीशन ने 66 में एक रिपोर्ट दी और वह रिपोर्ट सुझाव था भारत सरकार को प्राइमरी से लेके, मतलब आप कहिए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेके हायर और टेक्निकल एजुकेशन तक शिक्षा कैसे ढांचे तैयार किए जाएं शिक्षा के, ताकि सभी लोग शिक्षा हासिल कर सके। और शिक्षा का मकसद भी उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि देश में इतना बंटवाराकृत समाज है हमारे देश में कि उसको अगर जोड़ना है तो शिक्षा उसका एक साधन बन सकती है। और उन्होंने ये बात कहा था कि स्कूली शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तो बुनियाद है हायर एजुकेशन के लिए, वही बुनियाद है नॉलेज बिल्डिंग के लिए। ज्ञान अगर आपको विकसित करना है तो आप आसमान में नहीं जाके ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, आपको जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा के ढांचे तैयार करने पड़ेंगे और स्कूल बनाना पड़ेगा। इसलिए वो कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ एक नेबरहुड स्कूल की बात करते थे, एक ऐसा स्कूल जो पड़ोस का स्कूल हो और वह कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ स्कूल हो और उस स्कूल में हर बच्चे पढ़ने आए, वो चाहे किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों में एक यह भी है कि कैसे समाज को सोशलाइज किया जाए। तो बच्चों से शुरू किया जाए ये बात, बच्चों का सामाजिकरण जरूरी है, सोशलाइजेशन जरूरी है, और वो स्कूल में हो सकता है, एक छत के नीचे हो सकता है, ऐसा वो कहते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्राइवेट स्कूल को बंद कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि एक नेशनल सिस्टम आप पब्लिक एजुकेशन बनाइए जो पब्लिक फंडेड हो, जो जनता के टैक्स के पैसों से चले, सरकार उनके ढांचे तैयार करे, खड़ा करे। तो ये जो नेशनल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन है, अगर ये खड़ा हो गया देश के अंदर, तो पेरेंट्स नीड नॉट टू लुक एट प्राइवेट स्कूल, अभिभावकों को निजी स्कूलों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि यह जो नेशनल सिस्टम पब्लिक एजुकेशन खड़ा होगा, ये नेबरहुड कंसेप्ट पर खड़ा होगा, पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा पर खड़ा होगा। और यह जो पड़ोस का विद्यालय है, यह देश की एकता के लिए समर्पित होगा। देश में जो बंटवारा है, देश में जो विभाजन है, कई तरह के विभाजन काम करते हैं, वो स्कूल से। और दूसरा उन्होंने, इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत की डेस्टिनी कहाँ तय होगी, भारत की डेस्टिनी इसी स्कूल के क्लासरूम में तय होगी। भारत का भविष्य, भारत का भाग्य तय होगा इसी स्कूल के क्लासरूम के अंदर। यह कोठारी साहब का कहना था, यह सपना था। और उससे बेहतरीन कोई रिपोर्ट, कोई जरूरत ही नहीं है किसी रिपोर्ट की, किसी कमेटी के गठन की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर उस कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए तो आपको कोई जरूरत नहीं है और किसी चीज की करने की। लेकिन दुर्भाग्य था। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कोठारी साहब की उस रिपोर्ट को जो 66 में आई, आपको जान के हैरानी होगी कि 1966 में कोठारी साहब की रिपोर्ट आती है, 1968 में एक एजुकेशन शिक्षा नीति बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, भारत सरकार ने बनाई। और वह 68 की कमेटी ने कोठारी साहब की रिपोर्ट की छत्रछाया में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की बात कह दिया, समान स्कूल प्रणाली लागू करने की बात कर दिया। 68 न तो भारत ने कोठारी की रिपोर्ट को लागू किया और न 68 की एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया। फिर बहुत सारे कमीशन और कमेटियां बनती रहीं। 86 में एक और कमेटी बनाई गई जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने। 92 में उसका एक्शन प्लान बनाया गया, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। 86 में एक अलग बुनियाद डाल दी गई नवोदय विद्यालयों की, प्रतिभा विद्यालयों की, इन सब चीज़ों की एक अलग से एक अलग स्ट्रक्चर बन गया सरकारी पैसों से।
सरकारी पैसों से। कहा तो ये था कि कहा दुष्यंत कुमार की वो गजल के 2 लाइनें याद आती हैं इस मौके पर। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं एक शहर के लिए। तो कहा तो ये तय था कि हम समान स्कूल प्रणाली लागू करेंगे, और कहा फिर एक नए किस्म का ढांचा तैयार करने की बात कह दी गई। ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से अभिजात्य लोगों के, ग्रामीण इलाकों तक फैले हुए जो अभिजात्य लोग हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो इसलिए, और आपको ये मालूम है कि हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स देश की जनता देती है। वो देश हैं जो हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे मिनरल्स, हमारी माइंस, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके जो अकूत मुनाफा कमाते हैं और पूंजी का पहाड़ तैयार कर लेते हैं, वो टैक्स की चोरी करते हैं, वो टैक्स नहीं देते। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि सरकार कहती है कि स्वास्थ्य के लिए पैसा कहाँ आएगा, शिक्षा के लिए पैसा कहाँ से आएगा, हम कहते हैं कि इनके ऊपर 2% वेल्थ टैक्स लगा दीजिए, इतना पैसा आ जाएगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है शिक्षा और स्वास्थ्य। एक तो आपके रेगुलर टैक्स में का जब बंटवारा होता है बजट बनते समय, उसमें शिक्षा का क्या स्थान है, हम ये पूछते हैं, उसमें आप शिक्षा को क्या दे रहे हैं। तो 13 जो केंद्र का बजट बनते समय जो 13 मुद्दे छांटे जाते हैं पैसा लगाने के, नीचे से दूसरे नंबर पर शिक्षा का नंबर होता है। आप समझ, सबसे ऊपर डिफेंस होता है, उस पर तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है कि बड़े बड़े टैंक आप खरीद लेते हैं इतना अरबों रुपया लगा कर, मैंने करोड़ों डॉलर लगा करके, और वो टैंक बिना चले ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप स्कूल बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो जो पैसे हैं वो, तो हमने कहा कि ठीक है एडिशनल आप 2% वेल्थ लगाइए। इतना हमारे देश में तो इतनी इनइक्वालिटी बढ़ गई है कि 1% लोगों के पास देश की साल भर के सरकार का जो बजट है, मैंने भारत सरकार का जो बजट है वो 200 लाख करोड़ का है पर एनम। हर साल का जो बजट है वो 200 लाख करोड़ का है, और हमारे देश में 1% लोग हैं जो कि 200 लाख करोड़ जो है उनकी दौलत है। और वो जो 1% लोग हैं, ये 200 लाख करोड़ जो उनके पास हैं, वो देश की 75% जनता की पूरी दौलत आप मिला दीजिएगा, सब कुछ अगर उनका मिला दीजिए तो भी वो इतना नहीं होता है। ये हमने तैयार की है असमानता, ऐसा विकास हमने बनाया है, इतनी बड़ी खाई हमने समाज में खड़ी की है गरीब और अमीर के बीच में, कि अब शिक्षा इसमें कहाँ से आपको समान शिक्षा कहाँ मिलने वाली है, कैसे मिलेगी। लेकिन ये सपना है देश की जनता का, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये जारी रहेगी। और ये कोठारी साहब ने कहा 68 की रिपोर्ट में आया, 86 में नए किस्म के स्कूलों की इजाजत दे दी गई, लेकिन 86 की पॉलिसी ने भी कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की। आचार्य रामामूर्ति की कमेटी बनी, उसने भी कहा, पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन हम ठीक उसके विपरीत मल्टी ट्रैक एजुकेशन सिस्टम में चले गए। और भारत में अशिक्षा के लिए सबसे जिम्मेदार अगर कोई ढांचा है तो वो है मल्टी ट्रैक एजुकेशन सिस्टम। आपने याद होगा, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 2 साल पहले अपने फैसले में ये कहा था कि इतने कमीशन और इतनी रिपोर्ट और कानून भी अब बन गया है, उसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों की हालत बदल क्यों नहीं रही है। तो खुद उसने अपने फैसले में कहा कि इसलिए नहीं बदल रही है कि जिनको इसे लागू करना है, नीतियों को और कानूनों को, और स्कूलों की हालत बदलनी है, उनके बच्चे तो यहाँ है ही नहीं। उन्होंने तो अपने लिए अलग से स्कूल बना लिए हैं, अलग से ढांचा तैयार कर लिया है, तो उनका इन स्कूलों में कोई स्टेक नहीं है। ये जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब के घर और गांव की हालत है, वही इन स्कूलों की हालत है। और उसने फैसला किया
कि सारे लोग जो पब्लिक फंड से पैसा पाते हैं वो पब्लिक स्कूलों में, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल जब मैं कह रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी अपने को पब्लिक स्कूल बोलते हैं। जहाँ पब्लिक प्रवेश नहीं कर पाती है वो भी अपने को पब्लिक स्कूल बोलते हैं। इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इसको रिकॉर्ड किया, जो ड्राफ्ट बन रहा है उसने भी रिकॉर्ड किया और ये कहा कि ये नाम बदल दिया जाना चाहिए प्राइवेट स्कूल में। अगर पब्लिक लगा हो तो हटा दीजिए उसको, इससे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पब्लिक जा नहीं सकती लेकिन वो अपने को पब्लिक स्कूल बोलते हैं। तो इसलिए इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इनको जो पैसा फंड सरकारी फंड से लेंगे उनके बच्चे यहाँ पढ़ने जाएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया। तो इसलिए कभी कभी बहुत लोग हैरान होते हैं कि कानून बनता है, पॉलिसी बनती है और जो सरकार बनाती है वही इसका उल्लंघन क्यों करती है, क्यों इसको लागू नहीं करती है। इसलिए कि जनता के दबाव में, जनता के प्रेशर में अपना एक मानवीय मुखौटा जाहिर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में क्या हालत होती जा रही है। हालत ये हो गई है कि अब तो झूठ भी बोलते हैं लोग, मुखौटे को चेहरा बताते हैं और चेहरे को मुखौटा बताते हैं। अब तो ये भी होने लगा है, अंदर में कुछ है बाहर में कुछ है। अब इस तरह की भी राजनीतिक नेतृत्व हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए वो हुआ नहीं और बहुत सारी इस तरह की मुश्किलों से गुजरा। फिर आपको मालूम है कि 92 के एक्शन प्लान के बाद फिर एक बड़ी खामोशी थी और बहुत हलचल हुई। कानून आ गया, फिर कानून के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। कानून, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस कानून को लाने में हम लोग बहुत सारे लोग लगे, हम सब उसमें शामिल थे। और जब ये कानून आया तो उसके पहले अटल जी की सरकार थी, मुरली मनोहर जोशी साहब शिक्षा मंत्री थे। हम लोग उनसे मिले और हम लोगों ने कहा, अब आप समझिए कि ये उस समय की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा था। ये बात 2000 के करीब की है, 2000-2001 के करीब की बात है। अटल जी की सरकार थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने के लिए हम लड़ रहे थे। दुनिया भर में संवैधानिक अधिकार हो गया था, शिक्षा संवैधानिक अधिकारों में शामिल हो गई थी। हमारा देश बहुत पीछे जाके, और हमारे बाद पाकिस्तान, उसने संशोधन किया अपने संविधान में और उसने हमसे एक कदम आगे बढ़ के 10वीं तक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। लेकिन हमने 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात उठाई थी और ये बात हमसे वादा किया गया, हम तमाम लोगों से वादा किया गया कि नहीं, ये होने जा रहा है। जो पार्लियामेंट में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आने जा रहा है, वो बिल सेकेंडरी एजुकेशन तक है, उसमें प्रावधान किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी शामिल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 में जो प्राविधान था वो 14 साल के बच्चों के लिए था, उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी शामिल था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी 93 में कही कि बच्चों को अगर शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसका मतलब उनको हमने डिग्निटीफुल, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया है। शिक्षा और जीवन का अधिकार एक साथ जुड़ा हुआ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 93 में ये बात उठाई थी। उन्नी कृष्णन जजमेंट बहुत ही मशहूर है, सब लोग जानते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमें पूरे परिप्रेक्ष्य को समझना होगा, क्यों इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सरकार आंकड़े भी छुपाती है। सरकार का जो सेंसस रिपोर्ट है वो बोलता है 44 मिलियन बच्चे बाहर हैं, और जो बच्चे बाहर हैं इसका मतलब कि वो कहीं काम कर रहे हैं या फिर वो पोटेंशियल चाइल्ड लेबर है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बच्चे अगर इतने दिनों के बाद स्कूल उनको हम नहीं दे पाए, अगर उनको हम पड़ोस का स्कूल नहीं दे पाए जो कोठारी साहब ने कहा और जो भारत की जनता का सपना है, इसका मतलब कि हम बच्चों से काम ले रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर है। तो इसलिए हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि भाई 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दी। सरकार ने वादा किया, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर
जब पेश हुआ बिल तो वो 6 से 14 साल तक का था। उसमें करोड़ों बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाहर कर दिए गए और 14 साल से ऊपर के बच्चे जिनको सेकेंड में शामिल होना था वो बाहर कर दिए गए। बहाना क्या बना कि पैसे नहीं है। कहा कि साहब ये प्लानिंग कमीशन ने इजाजत नहीं दी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। हम तो चाहते थे, MHRD माने शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कहा पैसे नहीं है। माने ये आज़ादी के पहले से ये सवाल चला आ रहा है सिलसिलेवार। गांधी ने जब 37 में उठाया तब भी लोगों ने कहा पैसे नहीं है हमारे पास। तब इंटरिम सरकारें बनी थी, आपको याद होगा 6 राज्यों में इंटरिम सरकारें थी। गांधी ने कहा वो सरकारें तो कम से कम इसको लागू करें। उन्होंने कहा साहब पैसे नहीं है। तो कहाँ से आएगा पैसा? तो शराब की बिक्री बढ़ा दीजिए, उससे पैसा आएगा। और गांधी भड़क उठे कि शराब के पैसे से हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तब उन्होंने लोगों से अपील की, स्ववित्त पोषित स्कूलों की स्थापना की बात कही, बुनियादी स्कूलों की। बहुत जगह पर लोगों ने पैसे दिए और बुनियादी स्कूल स्थापित किए गए। लेकिन इतने सारे बच्चों को, देश के करोड़ों बच्चों को, देश के 250 माने 250 मिलियन 25 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे इस उम्र के, उससे भी ज़्यादा, मुझे लगता है कि 25 से ज़्यादा 30 करोड़ के करीब होंगे बच्चे, जिनको की शिक्षा देने का काम करना है। ये किसी सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई भी प्राइवेट सेक्टर वो कुछ उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देगा, किसी के बस का नहीं है। सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार अगर अपने रिसोर्सेज उसमें नहीं डालती है, सरकार अगर उनके बच्चों को पढ़ाने वाले योग्यतम ट्रेंड टीचर्स की नियुक्तियां नहीं करती है, तो ये काम नहीं हो सकता है, किसी तरह से भी नहीं काम हो सकता। और जो लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर और इसकी बातें करते हैं, वो मुद्दे से भटकाते हैं। वो चाहते हैं कि केवल अमीरों के हाथ में रहे और गरीबों को साक्षरता परोसी जाए, साक्षरता दिया जाए। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिक्षा मतलब ये कि आप रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म पढ़ लीजिए, चिट्ठी पढ़ लीजिए, दस्तखत कर लीजिए, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा और साक्षरता में हमें फर्क करना पड़ता है। साक्षरता अक्षर ज्ञान हो सकता है, शिक्षा आपको क्रिटिकल, आपको एक इंसान बनाती है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देती है, सवाल पैदा करने की क्षमता पैदा करती है, और जिससे हमेशा शासक वर्ग डरता रहा है, हर समय शासक वर्ग डरता रहा है कि ऐसी शिक्षा लोगों को न मिलने पाए जो सवाल खड़ा करे, जो प्रश्नों की तह तक जाए, जो एनालिसिस कर सके, विवेचना कर सके। इस तरह का मस्तिष्क अगर कोई शिक्षा पैदा करती है तो वो सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक संदेश है। इसलिए शिक्षा के स्वरूप को बदलने की कोशिश होती है, शिक्षा से लोगों को रोकने की कोशिश होती है। अगर शिक्षा मिल भी रही है तो उसका ऐसा स्वरूप तैयार कर दो कि ताकि उस तरह के ज्ञान का सृजन न हो सके, उस तरह का ज्ञान न लोगों के पास जा सके, लोग ये न समझ सके कि ये कोई नीति है तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या चल रहा है, सत्ता में क्या चल रहा है, सत्ता के भीतर क्या चल रहा है, अगल बगल क्या चल रहा है। हमारी GDP ग्रोथ बहुत हो रही है, 8%, 9% हो रही है, तब भी लोग, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? कहाँ जा रहा है पैसा? ये क्षमता, शिक्षा, ये सोचने की क्षमता आम लोगों में शिक्षा ही पैदा कर सकती है, और इससे सत्ता डरती है। ये नहीं होना चाहिए। हम अगर विकास कर रहे हैं और विश्व गुरु बनने की क्षमता हमारे अंदर है, तो फिर हमारे देश में करोड़ों माइग्रेंट पैदल 600, 700 किलोमीटर यात्रा करके एक्सीडेंट से जूझते हुए, भूखे प्यासे जाने के लिए क्यों मजबूर हैं? क्यों हम उनको एक वक्त का खाना नहीं दे सकते, 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते? अगर हम दुनिया के सबसे ताकतवर, विशाल, समृद्ध देश हैं, तो ये करोड़ों की संख्या में लोग इतने बदहाल क्यों हैं? यह सोचने की क्षमता शिक्षा ही दे सकती है, और शिक्षा का वही स्वरूप जिसमें ये उद्देश्य छुपा हो कि वो बदलाव का एक साधन है, जिसमें मुक्ति का संदेश है। ऐसा अगर स्वरूप होगा तो उससे सत्ता को डर होगा। इसलिए शिक्षा के स्वरूपों पर बराबर चर्चा होती है। अब ये ऑनलाइन वगैरह का जो बहस है, ये इसी से संचालित है, इसी समझ से संचालित है कि शिक्षा को वन वे ट्रैफिक कर दो,
शिक्षा जो है डायलॉग से, ज्ञान का सृजन क्या होता है? विवाद से जन्म लेता है, डायलॉग से जन्म लेता है। 2 वे ट्रैफिक है शिक्षा, 1 वे नहीं है। 1 वे ट्रैफिक तो इंफॉर्मेशन है, सूचना शिक्षा नहीं है। जैसे साक्षरता शिक्षा नहीं है, वैसे ही सूचना भी शिक्षा नहीं है। इस बात को आप समझिएगा। इसलिए अब ये जो ऑनलाइन है ये उनके लिए मदद करेगा कि हम जो भी चाहेंगे हम परोस देंगे, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि दूसरे तरफ का आवागमन हमने रोक रखा है। सवाल करने का रास्ता तो हमने बंद कर दिया है। और फिर वो ऑनलाइन भी तो सीमित कितना है, वो 30% तक तो है। 30% के पास सूचना भी रहेगी, बाकियों को हम अपने मोबाइल से जो व्हाट्सएप या इससे मैसेज देंगे वो उनके पास रहेगा, और वो भी बहुत सारे उनके पास वो भी नहीं है, तो वो गए बाहर, शिक्षा के दायरे से ही बाहर चले गए। ये सारी साजिश है, हमें इसे समझना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग बहती हवा में अपनी सोच का निर्माण करते हैं, हवा के खिलाफ खड़े होकर अपनी सोच को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। अभी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह एक हमारे लिए ये जो कोरोना क्राइसिस है, यह एक नई तरह की रचना कर रहा है, नई तरह की दुनिया कर रहा है। हमें इसके तह में जाने की जरूरत है, हमें इसको जांचना परखना है। एक लंबी लड़ाई हमारी जो शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए है, लोक व्यापीकरण के लिए है, और जिसमें समानता उसकी बुनियाद है, वह अब आगे क्या शक्ल लेने वाली है। क्योंकि यह जो कानून जो फंडामेंटल जो संवैधानिक संशोधन हुआ और फंडामेंटल राइट बना, और जिस फंडामेंटल राइट में ये कहा गया कि इस फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए कानून बनाया जाएगा, और वो कानून बनते बनते 8 साल गुजर गए। एक बच्चा जो क्लास 1 में शामिल हुआ होगा, वो 8वीं से बिना इस कानून के अधिकार को पाए निकल गया। 8 साल के बाद ये कानून बना, और इस कानून में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं। और हमने बहुत सारे लोगों से कहा कि यह कानून हमारे लिए भारतीय शासक वर्गों के साथ एक समझौता है। वह भी लागू करने में 10 साल गुजर गए। केवल 1.5 मिलियन जो स्कूल है, 15 लाख स्कूल है, केवल 12% स्कूलों में वो लागू हो सका। यह आधा अधूरा कानून भी, जिसको हम पब्लिक में बोलते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, और है भी। कम से कम मौलिक अधिकार बनी, एक जस्टिसेबल राइट बना, एक कानून बना। कानून ने कम से कम पहली बार एक स्कूल को निर्धारित किया, उसके नाम्स एंड स्टैंडर्ड्स तय किए, बच्चे और टीचर का रेशियो तय किया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन खामियां हैं, क्योंकि कानून कैसे लागू होगा इसके लिए कोई रिसोर्स की बात नहीं कही गई है। खामी है क्योंकि इसमें आपने छोटे बच्चों को निकाल दिया। दुनिया भर में छोटे बच्चों पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, क्योंकि जो ब्रेन है वो ब्रेन 6 साल के नीचे के बच्चों में ही निर्माण होता है। अगर उस समय आप उनको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, उस समय अगर आप उनको अच्छा एक क्रिएटिव साइंटिफिक तरीके के ज्ञान से परिचित नहीं कराएंगे, वही सबसे ज़्यादा क्यूमुलेटिव ब्रेन के निर्माण का समय होता है, जिस पर हमारी सरकार कोई पैसा नहीं खर्च करती। प्राइवेट सेक्टर में लोग नर्सरी केजी इस सब में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, और बहुत तो वहाँ भी नहीं जाते हैं, और आंगनबाड़ी में शिक्षा नहीं है। आंगनबाड़ी में भी न्यूट्रिशन वगैरह की बातें होती हैं, लेकिन क्या न्यूट्रिशन है जब 45% बच्चे माल न्यूरिस्ड हैं, कुपोषित हैं, तो किस तरह का न्यूट्रिशन आंगनबाड़ी में दिया जाता है, आप ये सोच सकते हैं। उसको आपने कानून से बाहर कर दिया, और फिर सेकेंडरी एजुकेशन को बाहर कर दिया। और सेकेंडरी एजुकेशन को बाहर कर दिया इसलिए कि अगर वो कानून में आता तो आपको सेकेंडरी स्कूल बनाने पड़ते, और फिर आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए आपने उसको आने ही नहीं दिया। और इसलिए 8वीं से 9वीं में बच्चों का जो ट्रांजिशन इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास स्कूल नहीं है, और ख़ासकर से लड़कियाँ, क्योंकि वो 15-15 किलोमीटर दूर पे स्कूल है, नहीं जा सकते। गरीब बच्चों परिवारों के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह की पूरा शिक्षा का, तो ये जो पूरा हमने शिक्षा का ढांचा बनाया है, ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, और ये एक्सक्लूजन भी करता है।
ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है या जो ड्रॉप आउट होते हैं वो पुश आउट है, असल में उनको ढकेल देते हैं हम, शिक्षा के पूरे सिस्टम से बाहर कर देते हैं। खुद हमने ऐसा ढांचा बना रखा है कि वो बाहर हो जाते हैं। अब सोच लीजिए, आपकी एलिमेंट्री से 8वीं से और 9वीं में दाखिला लेते समय 40% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 40% तो वही ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वो 60% केवल उसमें जाते हैं। और ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में ग्रेजुएशन में सेकेंडरी के बाद जो हायर स्टडीज के लिए लोग जाते हैं वो करीब 58%, 45%। यूरोप के हमारे देश में 20% लोग हैं। ये जो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कट ऑफ देखते हो 98%, 99%, 97% बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, ये केवल 20% लोग हैं जो क्लास 1 में दाखिल होते होते छूटते छूटते वो 20% बच जाते हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं। अब उन 20% बच्चों को भी कॉलेजों में जगह नहीं मिलती है। अब सोच लीजिए कि हमारे पास इतने बड़े देश के लिए हम कहते हैं कि युवा शक्ति हमारा डिविडेंट है, युवा शक्ति हमारे लिए भारत युवा है, भारत युवा, हमारे नेता बोलते रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये डेमोग्राफिक डिविडेंट है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। चीन में का मुकाबला करते वक्त हम कहते हैं कि चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है और हम जवान हो रहे हैं हमारे पास, लेकिन आप जवान हो रहे हैं तो एक अशिक्षित भीड़ को लेके जवान हो रहे हैं, एक निरक्षर भीड़ को लेके जवान हो रहे हैं जो दुनिया में कहीं खड़ी नहीं हो सकती, नहीं टिक सकती। और इसलिए आप अशिक्षित और निरक्षर बना के रख रहे हैं उनको, क्योंकि वो काम मांगेंगे आपसे, वो जीना चाहेंगे आपसे, इसलिए आप उनको किनारे करना चाहते हैं। ये है हालत। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई है, और ये शिक्षा की लड़ाई, शिक्षा के लोकव्यापीकरण की लड़ाई सामाजिक आर्थिक बदलावों के साथ भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि उन समाज के उन्हीं तबकों के सामने अशिक्षा की चुनौती है, निरक्षरता की चुनौती है, जो गरीब है, जो मेहनतकश है, जो कमेरे हैं, उनके सामने ही शिक्षा से छूट जाने का खतरा है। तो इसका मतलब कि सामाजिक आर्थिक बदलावों की लड़ाई के साथ उनके शिक्षा की लड़ाई भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेटाइज कीजिए। लोकतंत्र अगर खतरे में है तो शिक्षा भी हमारी खतरे में है। लोकतंत्र अगर हमारा मजबूत है तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी हासिल करने के कदम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए शिक्षा और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। यही बात है। अगर भारत के डेमोग्राफी में युवा होना, अगर हम ये कहते हैं कि 45% देश की आबादी युवा है, तो इस युवा के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसकी शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? लगातार बजट कट होता जा रहा है। अब देख रहे हैं, अब इस कोरोना क्राइसिस में सबसे ज़्यादा खतरा सोशल सेक्टर फाइनेंसिंग पर ही है, एलोकेशन पर ही है। सबसे ज़्यादा खतरा शिक्षा और स्वास्थ्य पर। और जानते हैं आप स्वास्थ्य में हम कितना खर्चा करते हैं हिंदुस्तान में? जो हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी कम, शिक्षा पे भी उनसे कम। 4% नेपाल खर्च करता है, हम उससे भी कम करते हैं, 3.4%। और स्वास्थ्य पर हम 1.3% केवल स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इस पूरे कोरोना क्राइसिस में कोई प्राइवेट सेक्टर लड़ाई के मैदान में नहीं दिखाई दिया, बल्कि दिल्ली के अंदर तो खबर ये आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है अपनी सीटें बेच रहे हैं। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, टीचर हैं या हमारे डॉक्टर हैं, हमारी नर्सेज हैं, वही मुकाबला कर रही हैं। अगर सरकार ने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन को मजबूत किया होता, ये हमारे जो माइग्रेंट्स लौटे हैं बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, इनके क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए स्कूलों की बिल्डिंगें ही काम आ रही हैं, जहां दुर्भाग्य से पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लेकिन फिर भी कमरा है, वहां पर उनका गुजारा हो रहा है। अगर हमने ये सारी चीज़ें मजबूत की होती, और अभी 9 लाख टीचर की वैकेंसी है हमारे स्कूलों में, कानून हमने बना जरूर दिया, लेकिन वो मैंने आपसे कहा कि 10 साल हो गए, केवल हमने उस कानून को 12%, 12.7% स्कूलों में लागू कर पाया, जिसमें कमरे नहीं हैं, जिसमें किताबें नहीं हैं,
जिसमें टॉयलेट नहीं है, जिसमें पानी नहीं है, 53% में पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, हैंड वॉशिंग नहीं है, और 9 लाख वैकेंसी है एलिमेंट्री लेवल पर, 1.1 लाख सेकेंडरी लेवल पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़ा है, सरकार बोल रही है। सरकार कह रही है जिस कानून को बनाया और जिस कानून को संसद के दोनों सदनों ने सारी पार्टियों ने मिल के पारित किया, उस कानून की ये हालत है कि वो लागू नहीं हो पाया। केवल उसके 10 इंडिकेटर देखे गए और सरकार का आंकड़ा है यूडाइस का कि 12.7% स्कूलों में लागू हुआ, टीचर नहीं। ये हालत हमने बना के रखी है। तो इसलिए यह समझना होगा कि सरकार कोई कानून लागू करती है पब्लिक की मांग पर, तो उस बनाती है पब्लिक की मांग पर, तो उसे लागू क्यों नहीं करती? और लागू करने में सबसे बड़ा अड़चन है रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज सरकार देने को तैयार नहीं। इवन 2% जो शिक्षा के लिए जो कर लगाया गया, सेस लगाया गया, सेस का पैसा भी ईमानदारी से खर्च नहीं हुआ। ये भी जान के आपको हैरानी होगी, उसको भी डाइवर्ट कर दिया गया। और ये भी जान के हैरानी होगी कि जो पैसा आपको दिया जाता है, शिक्षा के लिए दिया जाता है, 3.4, छाछठ में कोठारी साहब ने 6% की मांग उठाई थी, छाछठ में। आज हम 3.4% बजट का खर्चा करते हैं शिक्षा के ऊपर, जीडीपी का खर्चा करते हैं, बजट का तो कम है, जीडीपी का खर्चा करते हैं। वो भी जो पैसा देते हैं, वो भी पैसा 25% पैसा अनयूटिलाइज्ड है, वो इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि गरीब को शिक्षा देने का मामला दिमाग में है ही नहीं, तो इसलिए कोई कार्य योजना नहीं है, इसलिए उसको लागू करने की कोई विधि नहीं है, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हमारे डाइट्स हैं, डाइट्स ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ पर फैकल्टीज नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है। कितनी बुरी हालत में सार्वजनिक शिक्षा है, पब्लिक एजुकेशन है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप तो ग्रामीण इलाकों में देखते ही होंगे कि किस हालत में हमारे सरकारी स्कूल है। अच्छे बनाए जा सकते हैं उनको, जैसे केंद्रीय विद्यालय अच्छा है, जैसे नवोदया विद्यालय अच्छा है, जैसे प्रतिभा विद्यालय अच्छे हैं, जैसे दिल्ली में सर्वोदया स्कूल अच्छा है, जो बहुत सारे जगहों पर अच्छे, केरला में बढ़िया है गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर केरला की सरकार गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया चला सकती, तमिलनाडु में बढ़िया है स्कूल, तो क्यों नहीं हमारे ये पिछड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर हमारे सरकारी स्कूल अच्छे बना सकते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकारी स्कूल यही एक सामाजिक जगह है हमारे गाँव में, बाकी सब लोगों ने कब्जा कर लिया, और यह लोकतंत्र की एक चौकी भी है, इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। आपके राजस्थान ने सबसे पहले शुरू किया था स्कूलों को बंद करने का, स्कूल क्लोजर, और वो मर्जर बोलते हैं, लेकिन ये लाखों की तादाद में हुआ देश भर में, सबने राजस्थान का अनुसरण किया, बहुत पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। और आपको जान के हैरानी होगी कि नीति आयोग ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, MOU साइन किया। किससे साइन किया? बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप और परिमल फाउंडेशन, ये दो ऐसे मल्टीनेशनल, परिमल फाउंडेशन तो अंबानी के रिश्तेदारों का है, बोस्टन कंपनी जो है बाहर की है, इन्होंने नीति आयोग से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ये पता करने के लिए कि कौन कौन से सरकारी स्कूल वाइबल नहीं है, उनको नहीं चलाया जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उड़ीसा में, झारखंड में, उड़ीसा जैसे आदिवासी इलाके में, जहां आप गाँव की रचना जानते हैं आदिवासियों की, कि बहुत दूर दूर टोले बसे होते हैं और वहाँ बच्चे भी कम होते हैं, तो वहाँ उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा पॉपुलेशन का सेंटर है, वहाँ भी 40,000 स्कूल बंद करने का प्रस्ताव है। तो ये इन राज्यों में उन्होंने लिस्ट बनाना शुरू किया, और राज्यों में भी उनको करना है। तो इस तरह से स्कूल बंद किए जाएंगे, बहुत सारे स्कूलों का मर्जर के नाम पर, और जिन स्कूलों को मर्ज किया गया उनको क्वालिटी डेवलपमेंट के नाम पर PPP मोड में मल्टीनेशनल को देना। सरकार अपने कंधे से ये बोझ हटाना चाहती है, और हम ये सवाल करते हैं कि अगर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य का जिम्मा अपने हाथ में नहीं रख सकती और वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब है मुनाफे वाला सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर की पहचान ही मुनाफा कमाने की, वरना वो प्राइवेट सेक्टर रहेगा ही नहीं, उसको आप देना चाहते हैं। शिक्षा जो एक पब्लिक गुड है, इंटरनेशनली माना गया है पब्लिक गुड,
पब्लिक गुड का मतलब है अवेलेबल फॉर ऑल, और ये अवेलेबल फॉर ऑल स्टेट ही कर सकता है। दूसरा है शिक्षा ह्यूमन राइट, मानव अधिकार है शिक्षा। तो ह्यूमन राइट और पब्लिक गुड जो शिक्षा है उसको आप कम्युनिटी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं, वो खरीद फरोख्त का जरिया बनाना चाहते हैं उसको। यह एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इससे आपको लड़ना होगा। और इसलिए इस कोरोना क्राइसिस में भी आप देख रहे होंगे क्या बहस चल रही है, ऑनलाइन पर बहस चल रही है। ऑनलाइन कैसे ऑनलाइन होगा? इस देश में 10% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है केवल, और अगर मोबाइल भी आप उसके साथ शामिल कर लीजिए तो पूरा जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है वो केवल 30% आबादी तक जाती है। 70% के पास मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, और अगर है तो परिवार में एक है मुखिया के पास। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और ऑनलाइन और मोबाइल से कोई शिक्षा हो सकती है? आप सोच सकते हैं मोबाइल से वीडियो गेम आप खेल सकते हैं, शिक्षा नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये बहुत ही एक नए किस्म का डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, एक नए तरह का खतरा आ रहा है देश की जनता को शिक्षा से काटने का, शिक्षा से दूर करने का एक नया खतरा आ रहा है। इस खतरे को आप लोग समझिए। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इवन हमने देखा कि रोटरी क्लब वो एनसीईआरटी के साथ मिल करके बना रहा है पाठ्यक्रम, बना रहा ऑनलाइन पाठ्यक्रम बना। अब रोटरी क्लब का शिक्षा से क्या लेना देना है आप बताइए? इस तरह की बहुत कंपनियां आ गई हैं अब, मल्टीनेशनल कंपनियां जो लगातार एमएचआरडी के साथ मीटिंग कर रही है। हमारी सरकार टीचर्स के साथ मीटिंग नहीं कर रही है, उनके एसोसिएशंस के साथ बात नहीं कर रही है। जो हमारे नामी गिरामी शिक्षाविद हैं उनके साथ कोई चर्चा नहीं कर रही है। हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी एक्टिविस्ट हैं, नेटवर्क हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के साथ लगातार चर्चा में है कि बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए, और वो लोग ऑनलाइन शिक्षा का पूरा एक उनको रास्ता बता रहे हैं। अब बताइए आप, वो उनको बता रहे हैं और बाकी को कह रहे हैं कि वो मोबाइल से पढ़ेंगे या टेलीविज़न पर प्रोग्राम चला दिया जाएगा उससे पढ़ेंगे। अब सभी परेशान हैं जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है। अब सोचिए, कानून में ईवीएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 25% के अंदर प्राइवेट स्कूलों में जगह दी गई है। अब प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन चला रहा है, वो 25% बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि उनके पास तो कोई सुविधा नहीं है और उनकी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, कोई चिंता भी नहीं कर रहा है। और आपको मालूम होगा कि कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं और उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है और उनके माँ बाप खरीद के दे नहीं सकते। हमसे एक बच्चे ने कहा बिहार के कि क्या कैसे ऑनलाइन होगा, हमारे पास खाना नहीं है, हम मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं? रिचार्ज के लिए हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा? अगर मोबाइल हमारे घर में है, एक भी है, और अगर हम वो ले भी लें तो वो रिचार्ज कहाँ से होगा? हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है। इस त्रासदी में फंस गया है हमारा देश, हमारे बच्चे फंस गए हैं। कैसे यहाँ से निकलेंगे? इस पर कोई चर्चा नहीं है। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया, उसमें इस सवाल पर चर्चा नहीं की गई। 8,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बाद में घोषित किया, वो वायबिलिटी गैप के लिए दिया, वो पीपीपी के लिए दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट सोशल सेक्टर में जो गैप्स हैं, वायबिलिटी गैप्स हैं, वो उसके लिए दिया। अब आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम क्या कोई समान शिक्षा का सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम सभी बच्चों को अपने देश के नागरिक सब बच्चे समझते हैं और उस तरह से हम उनकी योजना बना रहे हैं? उनके लिए हम उस तरह के स्कूल बना रहे हैं? बच्चों को चाहिए क्या? आप एक स्कूल दे दीजिए, आप एक स्कूल दे दीजिए जहाँ पीने का पानी हो, जहाँ टॉयलेट हो, जहाँ एक बाउंड्री हो उनकी सुरक्षा के लिए, क्लासरूम्स हो, और अध्यापक मैथ्स के, साइंस के और भाषा के, कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। कुछ खेल कूद का उनका इंतजाम कर दीजिए बस। ये अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप किस तरह सीना चौड़ा करके दुनिया के सामने कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर देश हैं, हम बहुत बड़े देश हैं और हमारे अंदर विश्व गुरु बनने की क्षमता है?
कहाँ से? पिछड़ेपन को लेके आप विश्वगुरु बन सकते हैं, अंधविश्वास को लेके आप विश्वगुरु बन सकते हैं, निरक्षरता को लेके आप विश्वगुरु बन सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे जगहों पे हम लोग सम्मेलनों में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल इंडिकेटर्स नहीं पूरे हो पा रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ स्कूल बच्चे सबसे ज़्यादा भारत में हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में जितने हैं उसमें कोई देश सबसे ज़्यादा अगर आउट ऑफ स्कूल है तो भारत में। ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा आपके यहाँ है, आपके यहाँ है। बच्चे और बच्चियाँ जो है वो 8वीं नहीं 8वीं से पहले ड्रॉप आउट हो जाते हैं। यह समस्या कैसे भारत हल करेगा? इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यह एक लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए हमें तैयार होना है। शिक्षा के जो और डायमेंशन है, मैं देखता हूँ कि पिछली बार राजा राम भादव जी ने उस पर बहुत चर्चा किया कि कैसे एक परिवेश से जुड़ी हुई शिक्षा का ढांचा तैयार किया जाए, पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। और ये बात राजा राम जी या हम नहीं कह रहे हैं, ये गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि काम की दुनिया को ज्ञान की दुनिया से जोड़िए। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये बुनकरी का जो हुनर है ये अगर हमारे पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन जाए तो मैं समझूंगा कि हमने भारत के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कर दी। लेकिन हमारे पास हम नहीं कर पा रहे हैं वो सब चीज़ें। अगर हम राष्ट्रीय समझ की भी बात करें, हमारे देश में बहुत तरह के स्किल्स हैं, लोकल स्किल्स हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में हैं, आदिवासियों के पास है, दूसरे ग्रामीण इलाकों में है, किसानों के पास है, जिनको हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना सकते हैं। बच्चे वहाँ से सीख सकते हैं, वो भी लर्निंग है। क्लासरूम में ही केवल लर्निंग नहीं, बाहर भी लर्निंग होती है। समाज भी हम कैसा बना रहे हैं ये भी हमें समझना होगा, वो भी बच्चों के लिए एक लर्निंग है। अगर हम एक हिंसक समाज बना रहे हैं, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो धार्मिक घृणा पर तैयार हो रहा है, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो स्त्रियों के बारे में पैतृक पितृसत्तात्मक सोच रखता हो, एक अगर ऐसा हम समाज बना रहे हैं जो छल कपट जैसी राजनीति को बढ़ावा देता हो, एक ऐसा हम समाज बना रहे हैं जहां पर कि लूट को ही क्वालिटी समझा जा रहा हो, गुण समझा जा रहा हो, तो ये बच्चों के लिए भी एक लर्निंग हो जाएगी। ये उनको बच्चे यहाँ से भी ग्रहण करते हैं, क्लासरूम से तो करते ही है, यहाँ से भी ग्रहण करते हैं। देश का भी बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हम लोग इस दौर में भी कह रहे हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई का काम है, अभी 2-3 बातें बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं। पढ़ाई लिखाई का काम है, ये परिवेश से भी जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है। हमारे घरों में अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो बच्चे सीखना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अभी कुछ बातें, एक तो ऑनलाइन पर मैंने आपसे बात की कि बहुत मुश्किल है ऑनलाइन को, अगर आप स्कूल का रिप्लेसमेंट, हम टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं हैं, टेक्नोलॉजी आना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी अध्यापकों की मदद के लिए आना चाहिए। ये एडिशनल सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी के युग में जा रही है, भारत के लोग कैसे पिछड़ सकते हैं, वो उसके साथ जाने चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वह एक सहयोगी भूमिका में अदा कर सकती है। आप उससे टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, आप उससे स्कूल का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। एक बात तो ये है, और फिर आपको ये भी देखना होगा कि एक्सेसिबिलिटी क्या है उस टेक्नोलॉजी। दूसरी एक बात उठ रही है, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन की हम लोगों ने मांग की, हमने प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत देश के जाने माने लोगों के साथ हमने दस्तखत करा करके एक ज्ञापन भी दिया। और अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा और केरला ने भी कहा कि इस समय परीक्षा का माहौल नहीं है, इस समय आप परीक्षा नहीं ले सकते और आपको प्रमोट कर देना होगा बच्चों को। अभी हम लोग इस पर भी मांग कर रहे हैं कि आप ये परीक्षा का माहौल नहीं है, लेकिन अभी देखिए बहुत सारी जगहों पर परीक्षा भी घोषित हो गई है। तीसरी बात जो है वो स्कूल कब खोले जाए, कैसे खोले जाए, इसको लेकर के भी एक बड़ी बहस है। और इस समय एक बड़ा संकट भी है, खतरे भी हैं कि अगर बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद हो जाए और लर्निंग का कोई अरेंजमेंट हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल केवल लर्निंग सेंटर नहीं है, वो बहुत सारे ट्राउमा से, जैसे लड़कियों के लिए तो वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिलीफ देता है। शेयरिंग करते हैं, अपने पीयर ग्रुप शेयरिंग होती है, बच्चे आपस में भी बात करते हैं, उनको एक बहुत ही रिलीफ मिलता है। उसके लिए भी स्कूल बहुत ज़रूरी है।
लेकिन स्कूल सुरक्षित होने चाहिए। क्वारंटाइन जो हो रहे हैं उन स्कूलों को कैसे सैनिटाइज करेंगे, टीचर्स को कैसे ट्रेंड करेंगे ताकि वो डिस्टेंसिंग वगैरह बनाने में मदद कर सके बच्चों की। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हल किए बगैर अगर आपने तत्काल स्कूल खोला तो एक दूसरे खतरे को हम आमंत्रित करेंगे। और अगर स्कूल लंबे समय तक हमने बंद करने की योजना ले ली तो भी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे, अभी जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि बहुत सारे एब्यूज लड़कियों के खिलाफ बहुत तरह के एब्यूज बढ़ गए, बहुत तरह के हैरेसमेंट बढ़ रहे हैं, बहुत तरह के उत्पीड़न की शिकायतें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह जो राइट टू एजुकेशन का कानून है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसने कुछ चीज़ें तो उसमें बहुत गड़बड़ है। मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूँगा, कभी मौका लगेगा तो ये जो नया ड्राफ्ट आया है इस पर हम लोग आपस में बात करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छा दिया है उन्होंने, जो पहले वाले ड्राफ्ट में तो ये था, कस्तूरी रंगन का जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें कहा था कि शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो सकता अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट को के दायरे को बढ़ा के उसमें अगर प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी तक नहीं लाया गया और वो मौलिक कानूनी अधिकार नहीं बना तो फिर यूनिवर्सलाइजेशन संभव नहीं है। लेकिन अब जो लास्ट ड्राफ्ट है इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया है, संस्तुति कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम संस्तुति करते हैं कि इसको दायरे को बढ़ाया जाए और 3 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को कानून के दायरे में लाया जाए। मैंने 3 से प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक। और यह एक अच्छा, हमने इसका स्वागत भी किया है। लेकिन उसके साथ साथ और भी खतरे हैं इसमें, जैसे टीचर्स के बारे में भी अच्छा कहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने अलग किस्म के वॉलंटियर्स को टीचर के रूप में नियुक्त करने के लिए कह दिया है। वो भी एक बड़ा खतरनाक है। खैर उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन ये हमें आपसे कहना है कि यह शिक्षा के अधिकारों की लड़ाई, इसको जारी रखना है और इसको बार बार कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे शिक्षा अधिकार कानून में भी बहुत सारा हस्तक्षेप किया गया है, जैसे जो नो डिटेंशन था उसको कमज़ोर किया गया और सीसीई को लागू ही नहीं किया गया। तो इस तरह के काम किए गए तो और उस तरह से टीचर्स भी नहीं दिए गए ताकि गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, क्योंकि गुणवत्ता का संबंध सीधे टीचर से है। एक अच्छा अध्यापक अपने स्कूल में अच्छी गुणवत्ता ला सकता है और उसके लिए एक इन्वायरमेंट भी चाहिए। और फिर उस दुनिया भर में आप देखिए शिक्षक, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हम लोग चर्चा करते रहते हैं, स्वीडन की, हम लोग कभी कभी फिनलैंड की चर्चा करते हैं, क्या है वहाँ टीचर शिक्षा के कामों में ही लगे रहते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, किताबें तैयार करते हैं, उस सब काम। हमारे यहाँ शिक्षक को इसके अलावा बाकी कामों में लगा देते हैं। ये भी एक बड़ा खतरनाक है। उसका ओरिएंटेशन नहीं है, उनको उस तरह से मोटिवेट नहीं किया गया है। उनको एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की तरह समझ करके उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। अभी तो दिल्ली के बहुत सारे शिक्षक, आज एक PIL फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और ये कहा गया है कि 3 महीने से दिल्ली के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली है। बिहार में, झारखंड में टीचर्स अपनी सैलरी के लिए लाठी खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अब जहाँ टीचर की ये हालत बना दी गई है तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में उसका कितना योगदान संभव हो पाएगा। जो अपनी सैलरी के लिए, कोठारी साहब ने अपनी रिपोर्ट में क्या बातें कही थी, यही कहा था कि टीचर को अपने घर की चिंता नहीं होनी चाहिए, उससे मुक्त कीजिए ताकि वो देश के बच्चे का निर्माण कर सके। उन्होंने कैरिकुलम की, उन्होंने पाठ्यक्रम की भी बात की थी कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। वो उन्होंने यूनिफॉर्म, कॉमन स्कूल का मतलब कुछ लोग समझते हैं यूनिफॉर्म नहीं है। कॉमन स्कूल का मतलब है अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी हमारे किताबों में, हमारे स्कूल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये होने की ज़रूरत है, इसको इस रूप में समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि ये लंबी लड़ाई है। कानून मिल गया है हमको, कानून का दायरा भी बढ़ जाएगा, लेकिन समान शिक्षा की लड़ाई देश की जनता की आंखों में है और वह लड़ाई और वह सपना जिंदा रखना है। इस कानून के साथ साथ हमें समान शिक्षा की भी बात उठाते रहना है। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को एक जैसा शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर गर्मी की तपती दोपहरी में पसीने में भीगता हुआ अध्यापक और विद्यार्थी दिखाई दे और कहीं पर जो है आपको प्लेग्राउंड भी एयर कंडीशन हो। ऐसा फ़र्क
शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम नहीं होना चाहिए, जिसको ख़त्म करने की बात कोठारी कमीशन कहता है, लेकिन वो आज तक सपना पूरा नहीं हो पाया। तो उस सपने को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है। हर गरीब को वो हक है, ये कोई उसकी किसी बच्चे का ये अपराध नहीं है कि किसी गरीब के घर में वो पैदा हुआ है। वो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, उसको वो सारे हक मिलना चाहिए, और वो सारा हक देने की जिम्मेदारी सरकार की है जो किसी अमीर घर में पैदा होने वाले बच्चे के पास है। तो ये है एक लड़ाई हमारी है, और यही सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस को छोड़ के किसी देश में कोई लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता, लोकतंत्र खड़ा नहीं रह सकता। और हमारे यहाँ सोशल जस्टिस का ही हनन हो रहा है, इसलिए लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि शिक्षा इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। शिक्षा कोई ऐसा सड़क निर्माण योजना नहीं है, कोई ऐसा अलग से शिक्षा सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों से जुड़ा हुआ विषय है, और उसको उसी रूप में हमें देखना चाहिए। आपने हमें सुना धैर्य से, बड़ा इंटरप्शन हुआ, बड़ी रुकावटें आई, उसके बाद भी हम आपसे कुछ बातें कर पाए, और ये मुझे बहुत खुशी है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास तौर से राजा राम जी का और नवल किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।